Hello students, how are you? Welcome to AVM classes. Today we discuss about the numericals based on stoichiometry. Now let me start about this. First we deal with the two important points. First is actual yield of a product in any reaction is less than theoretical value. कहते हैं कि अगर हम कोई रिएक्शन करते हैं, कोई भी रिएक्शन अगर हम बना रहे हैं, कोई रिएक्शन हमारी चल रही है, प्रोसीड हो रही है, तो उसकी जो एक्चुअल प्रोडक्ट हमें मिलेगा, एक्चुअल जो उसकी वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए, वो हम हमेशा लेस ही पाते हैं. जब हमें कोई वैल्यू लिखी हुई मिलती है तो उससे हमें वो लेस ही मिलती है. तो हम उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं कि हाउ मच इट इज प्योर, हाउ मच इट इज इम्प्योर. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है परसेंट यील्ड. ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है परसेंट यील्ड is calculated by actual yield over theoretical value, theoretical yield into में 100. तो इस फॉर्मूले की मदद से हम एक्चुअल यील्ड की परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं. इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई गैसियस रिएक्शन है, कई गैसियस रिएक्शन है, तो हम एक आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं PV इज इक्वल टू nRT. P यहाँ पर प्रेशर है, V यहाँ पर वॉल्यूम है, N यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हैं, R यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T यहाँ टेम्परेचर है. इसके बारे में डिटेल हम आगे करेंगे, आगे हमारी और यूनिट्स में ये आएगा. तो यहाँ पर इतना ही हम समझते हैं. अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं तो जो वॉल्यूम है R हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाए, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाए, तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चली जाती है? मोल्स के. कहने का मतलब ये है कि स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शंस में अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, इट मींस उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल भी इंक्रीज होंगे. अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल भी डिक्रीज होंगे. और हमें ये पता है एट एसटीपी पर अगर हमारी वॉल्यूम किसी भी गैसेस प्रोडक्ट की, गैसेस रिएक्टेंट की फिक्स है तो वो इतनी है. इस बात को थोड़ा सा याद करते हुए, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है. इसी में अगर हम एक नेक्स्ट पॉइंट और ऐड करते हैं, इन सॉल्यूशंस के अंदर अगर हमें स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेट करनी हो तो हम क्या करते हैं? कोई सॉल्यूशन हमारे पास है और हमें उसकी कंसंट्रेशन जाननी है. टू नो दी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए, टू नो दी कंसंट्रेशन हम क्या यूज करेंगे? सबसे पहले हम यूज करेंगे मोलैरिटी इक्वेशन. सबसे पहले हम यूज करेंगे मोलैरिटी इक्वेशन. मोलैरिटी इक्वेशन हालांकि हमने पहले भी डिटेल में की हुई है जब हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात की थी. तो ये होती है M1V1 ओवर N1 equals to M2V2 over N2. This is for the same reaction. Number of mole of the reactant, number of mole of the product. This is for the same reaction. Initial molarity, final molarity, initial volume, final volume. Similarly, next one is your normality equation. Next one is your normality equation. You have already studied about this. This is one is the normality equation. Normality equation shows like this: N1V1 equals to N2V2. Initial normality for reactant and for product. N1V1, N2V2. By using such reactions, such equations, we also calculate the stoichiometry in solution. One more important thing is that if we take an example of a gas, मान लीजिए हम किसी रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं. हमने पहले भी इस एग्जाम्पल को बहुत बार किया है और हम इसी को फिर से लेते हैं. हमारे पास क्या है? हमारे पास ये एक रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बनाती है. ये एक स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन, बैलेंस्ड रिएक्शन है. लेकिन मैं आपको बोलना क्या चाह रही थी कि यहाँ आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कोई इंटीजर यहाँ पर काम नहीं कर रहा. तो हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर क्या है? 1, यहाँ पर इंटीजर है 3, यहाँ पर इंटीजर है 2. इन सभी को, इस 1 को, इस 2 को, इस 3 को, सभी को बोला जाता है स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट. स्टोइकियोमेट्री
कोफिशिएंट्स, यानी कि जो इंटीजर्स हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लेते हैं हम उनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट्स। चलिए अब हम इसके बेस पे सबसे पहले टाइप के न्यूमेरिकल्स करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी अभी हम और डिटेल में करेंगे तो वो हमारी क्योर हो जाएगी। लेट वी स्टार्ट अवर न्यूमेरिकल। फर्स्ट वी टेक अवर पार्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री। फर्स्ट पार्ट इज based on mass relationship, based on mass relationship. Tomorrow we just discuss about this, so let me take one example. These are the examples of Pradeep publications, and these are, first we just told about the solved examples, then we go on the unsolved examples. Now the first example is calculate the amount of water. Now I write here, calculate the amount of water produced by the combustion of amount of water produced by the combustion of 16 gram methane, by the combustion of 16 gram methane. चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। और रिलेशन क्या लेना है, ध्यान रखिएगा इस बात का, रिलेशन क्या लेना है, मास रिलेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। बोल क्या रहा है, कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन का कंबशन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीथेन, दैट इज CH4, इट्स अ गैस। कंबशन नीड्स ऑलवेज ऑक्सीजन, combustion always needs oxygen. Now when we combust one hydrocarbon, then it produce always two products, H2O liquid and CO2 gas. However, here the gaseous product is want to be that, so we just write here H2O gas in the form of vapors. ये हमारे सामने रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को सबसे पहले करना क्या है, बैलेंस। बिना बैलेंस किए तो हम स्टोइकियोमेट्री कर नहीं सकते, और बिना बैलेंस किए हमें स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट पता भी नहीं चलेंगे। चलिए हम सबसे पहले इस रिएक्शन को हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं। कार्बन यहाँ रिएक्टेंट साइड एक, कार्बन प्रोडक्ट साइड एक सिंगुलर, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 4 है, हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड 2 है। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस 2. So we have 4 hydrogen. Now oxygen on reactant side is 2 and oxygen on product sides are, just calculate this, 2 and 2 4. So we have to balance this by multiplying with 2. This 2 and here I just know that this one is 1 and there is also 1. These are stoichiometric coefficients. Now जो बातें हमने पहले इसके लिए पढ़ी थी वो फिर से देखते हैं। इसके मीथेन के कितने मोल काम कर रहे हैं, 1 मोल। मीथेन के 1 मोल का मास कितना होता है, मीथेन के 1 मोल का मास कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना नहीं आए तो आप इसको इंडिविजुअली कर सकते हैं। 12 प्लस में 4 दैट इज 16 ग्राम। This is the molecular mass of which? Of methane. Similarly, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने मोल काम कर रहे हैं, 2 मोल। 2 मोल के लिए ऑक्सीजन का कितना मास होगा, अगर हम 1 मोल की बात करें तो 1 मोल में कितना मास होना चाहिए था, 32, because there are 2 atoms. The molecular mass of oxygen is 32. So the molecular mass of oxygen of 2 mole is 2 into में 32, that is 64 gram. Okay, now we come to the product side. What we get in the product side? Water and carbon dioxide. Water के कितने मोल हैं,
2 मोल है। वाटर के 2 मोल है, तो 2 मोल के लिए हमारे पास पानी का कितना मास होगा? पानी का मास हमारे यहाँ पर कितना हो गया? 36 ग्राम, राइट। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हैं? 1 मोल है। कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है, तो हमारे पास इसका मास कितना हो गया? 44 ग्राम। ये आप पहले कर चुके हो और आपको ये अच्छे से आता है। यहाँ तक तो कुछ नया नहीं था, ना ही यहाँ ऐसा कुछ है जिसमें हम पजल हो सकें। अब हम क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, यानी हमसे पूछा गया है वाटर का अमाउंट। कब? जब कितने ग्राम मीथेन जलेगी? 16 ग्राम मीथेन जलेगी, और 16 ग्राम तो ऑलरेडी 1 मोल का मास है। हम क्या कहेंगे? हम ये बात कह सकते हैं ना कि जब 16 ग्राम मीथेन कंबस्ट होगी, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ द वाटर विल प्रोड्यूस? दैट इज 36 ऑफ ग्राम। बात बिल्कुल सीधी सी है। भाई 16 ग्राम मीथेन के लिए पूछा है, तो 16 ग्राम मीथेन कितना वाटर प्रोड्यूस कर रही है? 36 ग्राम। बात समझ में आई? क्योंकि 1 मोल से पूछा जाता, अगर 1 मोल से पूछते तो हम मोल में जवाब देते। इन्होंने मास से मास कैलकुलेट करने को कहा है, तो हमने मास बता दिया। चलिए ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 कहता है हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन। एग्जांपल नंबर 2 है हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन, right, are required to produce 22 gram of CO2 gas after कंबशन होने के बाद। बिल्कुल ऐसा ही है ना, यही रिएक्शन हमारी काम आएगी। बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि मीथेन के कितने मोल चाहिए अगर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है 22 ग्राम, राइट। हम यहाँ पर फिर से थोड़ा सा यहीं से लेकर चलते हैं कि हमारी मीथेन गैस जब कंबस्ट होगी तो हमें फिर से 2 मोल वाटर के और 1 मोल CO2 का मिलेगा, राइट। हमें ये बात पता है कि 1 मोल मीथेन का, अभी देखो सारा सब कुछ लिखने की जरूरत तो है नहीं। अब हमें क्या करना है, अगर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशन पूछा है तो हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं, हम बीच वालों के बारे में बात नहीं करेंगे। तो जिससे जिसका रिलेशन पूछा जाए उसी के बारे में बात कर लो। ज्यादा डीप में ज्यादा इधर घूमने से फायदा क्या है। अब मीथेन का कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेशन पूछा है, तो मीथेन का 1 मोल जब कंबस्ट हुआ तो 1 ही मोल कार्बन डाइऑक्साइड का इसने रिलीज किया। अच्छा, उस वक्त मीथेन का मास कितना था? दैट शुड बी 16 ग्राम। और उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना था? 44 ग्राम। बात समझ में आ रही है ना? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मोल्स, कितने मोल मीथेन के लगे? हाउ मेनी मोल्स, कितने मोल मीथेन के लगे जब 22 ग्राम जला। अच्छा, क्वेश्चन मैं पहले पूछूं कि अगर 44 ग्राम CO2 गैस लगी तो मीथेन के कितने मोल थे? हम क्या कहेंगे, 1 मोल था। 44 ग्राम अगर CO2 बर्न होने के बाद बनती है तो उस वक्त मीथेन के कितने मोल लगे थे? 1 मोल लगा था ना। 44 ग्राम का अपने को हिसाब पता है, और यूनिटरी मेथड लगाकर मैंने क्या कहा था कि अगर ज्यादा का हमें पता है और कम का हमें पता लगाना है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो इस डिवीजन को हम यहाँ पर एक बार क्लियरली करके देखते हैं। इस डिवीजन को मैं ऊपर कर रही हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि ये क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। क्वेश्चन यहाँ से हम यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ से हम यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि 44 ग्राम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड, 44 ग्राम CO2 गैस प्रोड्यूस्ड हुई, उस वक्त मीथेन के कितने मोल
मोल लगे, 1 मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड, राइट, 1 मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। 22 ग्राम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड, लेकिन जब 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस्ड हुई तो CH4 के कितने मोल लगे? तो बेटा यूनिटरी मेथड लगाएंगे, तो 1 मोल से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ना इसको। डिवाइड किया हमने तो हमें क्या मिला, 1/2, 1/2 मिला, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5। तो हमें कितने मोल मिले मीथेन के, 0.5 मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड। था कोई मुश्किल नहीं था ना? तो देखो कितना आसान है, बस यहीं से हमारा आंसर आ जाता है। मास से मास का रिलेशन पूछा था, मास से मोल का पता लगा लिया। अगर हमें दोनों के मास का पता है तो हम किसी के मोल के बारे में भी बात कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए कोई बात नहीं, एक सॉल्व प्रॉब्लम और करते हैं ताकि आपको ये न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बेटा इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो IEEE, JEE मेंस और नीट में पूछे जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, बच्चे को जब तक स्टोइकियोमेट्री क्लियर नहीं होता है तो वो ये सोचता है कि हाउ कैन वी सॉल्व दिस, मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। तो बेटा ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ऐसे क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, तो दे कैन वेरी हेल्पफुल फॉर अस। नाउ नेक्स्ट द क्वेश्चन इज, थोड़ा सा जो लेवल है थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया हमारी थर्ड सैंपल प्रॉब्लम पे। अब आई होप अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे तो आप प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस से क्वेश्चन यूं चुटकियों में कर लोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली। हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन, calculate the mass of iron which will be converted into its oxide. The formula of oxide is Fe3O4 by the action of steam on it, by the action of steam on it। रिक्वायर्ड रिएक्शन है, थोड़ा सा आराम से देखकर चलेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन, आयरन जो कन्वर्ट हुआ ऑक्साइड में बाय द एक्शन ऑफ स्टीम। स्टीम यहाँ पर क्या है, H2O गैसेस फॉर्म में है ना स्टीम। भाई भाप के बारे में बात कर रहा है तो भाप तो पानी ही होता है, H2 ही होता है गैसेस फॉर्म में। तो हम यहाँ से इसको रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, आयरन सॉलिड H2O गैस कन्वर्ट्स इनटू Fe3O4 सॉलिड और H2 गैस। क्लियर? अभी देखो ये अनबैलेंस रिएक्शन है, पहले हमारा काम है इसको बैलेंस करना। हमारे पास रिएक्टेंट साइड में आयरन के एक ही एटम है और प्रोडक्ट साइड में 3 है, तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। अच्छा, हमारे रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर कितने हैं, 4, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो ये 3, ये 4, ये 4 क्या है, दीज आर स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, दीज आर स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। रिलेशन इन दोनों का पूछा है तो हमें उनके बारे में बात क्यों करनी, क्योंकि क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन। उस आयरन का मास बताइए जब कितना ग्राम, यहाँ पे सॉरी ये रह गया, 18 ग्राम ऑफ स्टीम, 18 ग्राम स्टीम काम करे तो कितना मास होगा। सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए ना कि कितने मोल है आयरन के, 3 मोल्स ऑफ आयरन। वाटर के कितने मोल्स हैं, वाटर यानी स्टीम में कितने मोल है, 4 मोल। ऑक्साइड के कितने मोल बने, 1 मोल बना। और गैस के कितने मोल बने, 4 मोल बने, राइट। अब 3 मोल का मास यानी कि इसका एटॉमिक मास है ना, एटम है सिर्फ तो एटॉमिक मास लेंगे, मॉलिक्यूल होता तो मॉलिक्यूलर मास लेते। अब एटम है
हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है? 56 ग्राम, ठीक है, पर एटम। तो 56 ग्राम 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया? 168 ग्राम, राइट। अच्छा, वाटर के मोल कितने हो गए? 4। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18। अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितने मिला? 72 ग्राम। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे पास अगर 18 ग्राम स्टीम है तो हमें कितना आयरन मिलेगा? देखो, तुम्हें यहाँ से कुछ बातें जो हैं वो ऑलरेडी क्लियर होती जा रही है, और पहले भी मैंने बता दिया था कि अगर मैं इसके मास से इसका रिलेशन पूछूं तो वी कैन टॉक वेरी इजीली। 168 gram of the iron will be used on reacting with the 72 gram of steam. 72 ग्राम स्टीम के लिए 168 ग्राम आयरन की जरूरत पड़ती है। 18 ग्राम स्टीम के लिए कितनी पड़ेगी, है ना? क्वेश्चन को कर सकते हैं ऐसे। चलिए करके देखते हैं। 72 ग्राम ऑफ स्टीम, 72 ग्राम ऑफ स्टीम react with 168 ग्राम ऑफ आयरन। 168 ग्राम ऑफ आयरन से रिएक्ट कर रही है। आपको कितने ग्राम चाहिए? आपको 18 ग्राम के लिए चाहिए 18 ग्राम ऑफ स्टीम। बताइए, 18 ग्राम स्टीम की रिएक्शन करने के लिए स्टीम रिएक्ट विद, अगर रिएक्शन करती है तो कितना मास लगेगा? 168। मैंने कहा था अगर ज्यादा के लिए पता करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कम के लिए पता करना है तो डिवाइड करना पड़ता है। 168 डिवाइडेड बाय 72 इंटू में 18 ग्राम। हम इसको पूरे को सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ से मिलता है 42 ग्राम ऑफ आयरन, 42 ग्राम ऑफ आयरन। तो बेटा मास ऑफ आयरन कितना आ गया? दैट इज 42 ग्राम। मास ऑफ आयरन कितना आ गया? 42 ग्राम। Such are the numericals based on the mass relationship in stoichiometry.